गुड इवनिंग क्लास, प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आज ये बात करते हैं। हम हिंदी पढ़ा रहे थे, हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला में आपको स्वर पढ़ाए थे, व्यंजन बचा था, व्यंजन पढ़ाते हैं, फिर कुछ चीजें और बची उसमें वह पढ़ा दिया जाएगा। तो व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन क्या है? आपको स्वर पढ़ाए थे कि स्वर को पढ़ने के लिए, उच्चारण के लिए किसी और अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है, व्यंजन पढ़ा जाता है। यह परिभाषा याद रखिएगा। टोटल व्यंजन की बात करें तो कुल व्यंजन की बात करें तो कुल व्यंजन आपके होते हैं 39, मूल व्यंजन होते हैं आपके 33। याद रखिएगा, कुल व्यंजन होते हैं 39, मूल व्यंजन होते हैं 33। ये याद रखिएगा। दूसरी चीज है कि व्यंजन को भी पढ़ने के दृष्टि से व्यंजन के भेद तो अनेक होते, भेद अनेक होते हैं, इसलिए उससे पढ़ पाना आसान नहीं था। तो पढ़ने के दृष्टि से, पढ़ने के अध्ययन के दृष्टि से इसे 4 आधारों पर बांटकर उसके भेदों का अध्ययन किया जाता है। जैसे स्वर को 8 आधारों को बांट कर अध्ययन किया गया था, तो उस 8 आधारों को इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि कोई जरूरत होती नहीं, उसको लास्ट में एक ही साथ नोट में पढ़ लेते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न स्थान के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर या वायु के आधार पर या प्राण तत्व के आधार पर, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर या प्रकंपन के आधार पर, इन 4 आधारों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे वर्ण की आवाज कर्ण से आती है, कि जीभ मुड़ने के कारण वर्ण बोला जाता है, कि ओठ मिलने के कारण बोला जाता है, कि दांत में जीभ सटने के कारण बोला जाता है। इन सब का नाम पढ़ा तो किसे कंठ वर्ण, दंत वर्ण, तालव्य वर्ण तालु के कारण, मूर्धा वर्ण, ओष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ, मूर्धाधन ओष्ठ, इन सब ऐसे हैं। इन सब किसके आधार पर था? उच्चारण स्थान के आधार पर। इसी प्रकार प्रयत्न देखेंगे तो प्रयत्न से संघर्ष करके स्पर्शी व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन, संघर्ष जैसे क ख ग संघर्ष करके बोले जाते थे, इसलिए स्पर्श व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहा गया या स्पृष्ट व्यंजन कहा गया। उष्म व्यंजन, जैसे हम पढ़ने पर हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए उष्म व्यंजन। इसी तरह अंतस्थ व्यंजन, ये सब चीजें थी। हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। चलिए पहले सबसे पढ़ लेते हैं अब प्रयत्न नहीं, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, फिर कुछ चीजें बाद में एक ही साथ पढ़ लेंगे। तो उच्चारण स्थान की बात करेंगे, जैसे कंठ, कंठ में उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो कंठ, कंठ जो बोला जाता था कंठ वर्ग था वो क वर्ग था। क वर्ग जो कंठ था वो क वर्ग था। क वर्ग में जैसे क, ख, ग, घ, अंग, यह थे आपके, ये कंठ से बोले जाएंगे। देखिए बोलेंगे आप, बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। आप बोल रहे होंगे तो आपका ओठ भी स्थिर, जीभ भी स्थिर, सब कुछ स्थिर। आवाज इस कंठ से, यानी जहां से आवाज निकलती केवल वहीं से आवाज आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कंठ। कंठ से आवाज निकली तो कंठ पड़ गया। अब इसके बाद करेंगे तालु, तालु या तालव्य, तालु या इसी को कहा गया तालव्य। तालव्य हुआ च वर्ग, च वर्ग मतलब ये पहले अक्षर के नाम से उसके वर्ग का नाम पड़ा है, तो च वर्ग, इसमें च, फिर छ, फिर ज, फिर झ, फिर इया, यह थे आपके इया, यह आपके थे च वर्ग। यह क्या हुआ? इसमें जीभ ऊपरी वाले तालु में, ऊपरी वाले तालु में बोला जाता था तो वह स्पर्श करती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा तालव्य। बोलिए च, देखिए जीभ ऊपर हटेगी, छ, च, छ, इय, ये जीभ ऊपर तालु वाले में सट रही होगी, स्पर्श कर रही होगी, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या आपका? तालव्य। क्या पड़ गया? तालव्य। तो आपको तालव्य समझ में आ गया।
तो कंठ से बोले जाने पड़ेगा क ख ग घ अंगा। तालु से पढ़े तालब से च छ ज झ इया पढ़ लिए। अब तालु के बाद आपका है मूर्धा, या इसी को मूर्धन्य भी कहते हैं, मूर्धन्य भी कहते हैं। फिर आया मूर्धन्य में ट वर्ग था, क्या था आपका ट वर्ग, तो ट ठ ड ढ और यह ट वर्ग। इसमें ट वर्ग क्यों, इसको मूर्धा क्यों कहा गया, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो जीभ मुड़कर ऊपर जाएगी। पढ़िए ट ठ ड ढ और आपकी जीभ ऊपर मुड़कर तब सट रही तलवे में, इसलिए इसे कहा गया मूर्धा, मुड़ जाना, मुड़ जा रहे थे मुर्दा की तरह, इस तरह, इसलिए इसका नाम पड़ गया मूर्धा। अब आगे बात करेंगे तो दंत है, आगे क्या है दंत है। दंत में आपका त वर्ग था, दंत में आपका त वर्ग था, त थ द ध न। इसमें क्या हुआ कि आपके दोनों दांत को, ऊपर और नीचे दोनों जबड़े के दांत को स्पर्श कर रही थी जीभ, इसलिए इसका नाम पड़ा दंत। पढ़िए त थ द ध न, इन दोनों दांतों के बीच में जीभ आ जा रही थी, उसको स्पर्श कर रही थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया दंत, क्योंकि दांत से बोला जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया दंत। अब बात करेंगे अगला है तो ओष्ठ है, अगला है ओष्ठ या ओष्ठ कहा जाता है इसे, यह प वर्ग है। इसकी बात करेंगे तो प वर्ग है, कौन है प वर्ग है। प वर्ग में प फ ब भ म, ये क्यों बोला जाता है इसे ओष्ठ, ओष्ठ मतलब दोनों ओठ, पप्पी जानते हैं ना, पप्पी क्या होता है पप्पी, तो उसी से पवर दोनों ओठों का स्पर्श, देखिए ऊपर और नीचे दोनों ओठों का स्पर्श होता है, प फ ब भ म, स्पर्श हो रहा है ना, दोनों ओठों का स्पर्श हो रहा है, इसलिए इसे कहा गया ओष्ठ। क्या कहा गया ओष्ठ। तो चार स्थान के आधार पर ऐसे व्यंजन को बांटा गया था। और होते हैं दंतोष्ठ, और होते हैं मूर्धाधन ओष्ठ, ठीक ना, कंठोष्ठ, ये सब पढ़ लेंगे। उसमें क्योंकि स्वर भी कुछ आते हैं, कुछ व्यंजन भी आते हैं, तो एक साथ उसको पढ़ लेंगे एक साथ। लेकिन जो ऐसे आएंगे दंतोष्ठ, दंतोष्ठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ की बात होगी, आप तुरंत समझ जाइएगा वह किस आधार पर होगा, उच्चारण स्थान के आधार पर होगा। हम उसको लास्ट में एक साथ पढ़ाएं या एक ही में पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर, यह समझ में आया होगा, कुल मिलाकर 25 है, यह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम प्रयत्न के आधार पर किस प्रकार व्यंजन को बांटा गया था। प्रयत्न के आधार पर बात करेंगे, प्रयत्न के आधार पर, तो प्रयत्न के आधार पर अगर हम बात करें तो यह देखिएगा, पहला था स्पर्श, या इसी को कहा जाता है स्पृष्ट, स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, यह भी होते हैं। यहाँ देखिए स्पर्श व्यंजन क वर्ग पूरा होता है, च वर्ग होता है, आपका ट वर्ग होता है, आपका त वर्ग होता है, आपका प वर्ग होता है। यानी ये पांचों वर्ग के जो 5 वर्ग ऊर्ध्वाधर कालम और क्षैतिज कालम में जो होते हैं, ये पांचों वर्ग यानी 25 वर्ग जो कहलाते हैं स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन, जो पीछे अभी लिखे थे उच्चारण स्थान में, तो यहाँ फिर क्या लिखे, वही पांचों वर्ग यानी क से लेकर अंगा, च से लेकर इया, ट से लेकर अड़, त से लेकर न तथा प से लेकर म तक जो थे, ये पांचों वर्ग वही थे। ये कुल टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं 25। लेकिन मूल की बात किया जाए, मूल की बात करेंगे, मूल स्पर्शी कितने होते हैं, तो मूल स्पर्श जो होते हैं वह 16 होते हैं। इसमें कौन कौन नहीं आते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। मूल स्पर्श में अंग, इय, अड़, न, म क्या प फ ब ह म, यह पांचों और यह यानी पंचमा, यह सब अक्षर नहीं आते। पंचमा अक्षर और प वर्ग यह क्या होता है, मूल स्पर्श में नहीं आता है, मूल स्पर्शी व्यंजन में नहीं आता है। तो मूल स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं,
स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, या हम लिखे थे क वर्ग पीछे अभी, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, क से लेकर म तक तो लिख लेंगे, इतना तो जान ही गए हैं। अब इतना नहीं जानेंगे तो एक लोटा पानी लेकर मूढ़ी उसमें डालकर चले जाइएगा, क्या करेंगे। जब आप 25 वर्ड नहीं जानेंगे, पीछे लिखे थे, पीछे याद करवाए थे, तो 25 वर्ड तो जान ही गए होंगे। तो यह हो गया आपका, क्या हो गया, स्पर्श, यानी स्पर्श व्यंजन कितना 25, मूल स्पर्शी कितना 16 हो गए। चलिए प्रयत्न के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर आपने पढ़ लिया स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी होते हैं 25, मूल होते हैं 16। अब अंतस्थ की बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन वह होते हैं जिसको पढ़ने पर हमें लगता है कि हवा अंदर जाती है, या तालु, दंत, ओष्ठ और आपके जो कंठ होते हैं इनके बीच में, या जिह्वा कह सकते हैं, जिह्वा, तालु, दंत और ओष्ठ, इन सब के स्पर्श के बोले जाते हैं। जैसे आप पढ़िए य, र, ल, व। आप देखिए जीभ, जो जिह्वा जैसे कहते हैं, तालु ऊपर का, दंत आगे का, ओष्ठ यह, इन सबकी क्रियाएं होती हैं, सबकी क्रियाएं होती है, सबके स्पर्श से बोला जाता है, इसलिए इसे कहते हैं अंतस्थ, यानी इसके अंदर अंदर ही बोला जाता है, बाहर कुछ भी नहीं होता है। न तो पूरा तालु में सटता है, न तो पूरा ओठ सटता है, न तो पूरी जीभ कार्य करती है, न तो पूरा आपका जीवा कार्य करता है, ये सब अंदर अंदर होता है, इसलिए इसे अंतस्थ। या दूसरा तरीका है, यह पढ़ेंगे तो हवा अंदर, जैसे लगेगा हवा अंदर जा रही है, यह देखिए आराम मिल रहा होगा, बहुत आराम, जैसे बहुत, य, र, ल, व, आराम मिल रहा है ना, तो इसलिए इसे अंतस्थ कहा गया। क्या कहा गया, अंतस्थ। तो य, र, ल और व, यह अंतस्थ हो गया। ऊष्म व्यंजन की बात करें, देखिए उसमें क्या थे आपके, जब हम किसी वर्ड को पढ़ेंगे, जब हम व्यंजन वर्ड को पढ़ेंगे, ऐसे व्यंजन है जिसको पढ़ने पर गर्मी निकलेगी उसमें से, उस मतलब गर्मी, उस मतलब क्या होती है, गर्मी, तो गर्मी निकलेगी, तो उसे कहते हैं अंत। जैसे पढ़िए स, हाथ लगा लीजिए आगे, गर्मी बताइए, श, श, श और ह। देखिए आपको गर्म हवा आ रही है, तो गर्म हवा निकलती है, अर्थात गर्मी निकलती है, इसलिए उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। यह सलजम वाला स, समोसा वाला स, षटकोण वाला स तथा हल वाला ह, यह कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। अब बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन ध्यान से देखिएगा, संयुक्त व्यंजन होता है आपका छतरी वाला छ, दूसरा होता है आपका त्र, तीसरा होता है ज्ञा और चौथा होता आपका स्र। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके, ये 4 होते हैं आपके छत्र इज्ञा, छत्र इज्ञा। अभी उसको बता देते हैं किन किन वर्णों से मिलकर बना है। पहले द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन में देख लेते हैं। तो द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन की बात करेंगे तो यह ड है और यह ढ है, जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है, जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है, अर्थात उच्छिष्ट व्यंजन उसको कहते हैं जिसको झटके से पढ़ते हैं। देखिए ड, ढ, बिंदी लगने के बाद नुक्ता लगने के नीचे नुक्ता होता है, तो झटके से पढ़ते हैं, हम झटका देके पढ़ते हैं, इसलिए इसे द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। ठीक है ना, द्विगुण या उच्छिष्ट, इसी को आगत व्यंजन भी कह सकते हैं। छ किन दो संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा गया, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने, 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इसे जोड़ के, संयुक्त मतलब जोड़ा, 2 व्यंजनों के जोड़े से मिलकर बने हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा गया। जैसे छ बना है आपका क और मूर्धन्य स से, क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है, कौन बना है, छ। क और मूर्धन्य छ से मिलकर बना है कौन, क। और बात करेंगे त्र का, तो त्र बना है त धन र से, त धन र से मिलकर बना है त्र। और बात करेंगे ज्ञ का, तो ज्ञ बना है आपका ज धन इया से, ज धन इया से मिलकर बना है। और एक रह जाता है आपका स्र, तो स्र बना है आपका बड़ा स और र से मिलकर, तो यह बड़ा स और र से मिलकर बना है क्या, स्र मिलकर बना है। क्या बना है, स्र मिलकर बना है।
तो छ से मिलकर बना क, और स से मिलकर मूर्धन्य स से मिलकर त्र बना है त, और र से मिलकर ज्ञ बना है ज, और इया से मिलकर स्र बना है बड़ा स, और र से मिलकर बना है स्र। तो यह संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। देखिए कभी कभी अक्षर लिख देता है, क्या लिख देता है, अक्षर लिखता है, और कभी कभी वर्ड लिखता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ड आपको पता होता है कि वर्ड क्या होता है, वर्ड अधूरा होता है, क्योंकि व्यंजन कभी पूरा होता नहीं है, वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो जब वर्ड देता है ना, तो यहाँ दोनों जगह हलंत देता है, लेकिन जब अक्षर देता है तो केवल स की जगह हलंत देता है। ध्यान रखिएगा, जो वर्ड देता है तो दोनों जगह अधूरा देता है, लेकिन अक्षर देता है तो केवल स यानी एक जगह अधूरा देता है, ताकि वह अक्षर पूरा हो जाए। ठीक है। अब द्विगुण व्यंजन है, उच्चयुक्त व्यंजन है। तो यह ड और ढ जिसको झटके से पढ़ा जाता है, आपकी आगे वाली जीभ झटका देती है, जैसे ड ढ, देखिए लग रहा है जीभ झटके से आ रही है, ओठ झटके से आ रहा है, इसलिए आप क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन या उच्चयुक्त व्यंजन। तो ये टोटल 39 हो गए होंगे, गिनेंगे। 25 आपके स्पर्श व्यंजन थे, 4 आपके अंतर से 25 4 29 हो गए, उष्म हो गए 4, 29 4 33। देखिए यहां तक मूल व्यंजन थे, यानी यहां तक आपके मूल व्यंजन 33 थे, लेकिन कुल व्यंजन हमने 39 कहा था। तो देखिए 4 संयुक्त व्यंजन 33 4 37, और 2 उच्चित या द्विगुण व्यंजन, तो 37 2 39, तो टोटल यह 39 व्यंजन है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बात करेंगे कि 39 तो हो गए व्यंजन, 11 हो गए स्वर, तो 2 कौन बच गए, 2 होते हैं अयोगवा, न तो होते हैं व्यंजन न तो होते हैं स्वर। लेकिन अभी व्यंजन पूरा करने के बाद उसको अंत में ही बता देंगे। यह बातें समझ में आ गई होगी। प्रयत्न के आधार पर ऐसे व्यंजन होते हैं, समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम। चलिए अब वायु प्राण के आधार पर अर्थात वायु के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, वायु प्राण के आधार पर, चाहे संवेग लिखे चाहे प्राण लिखे, कुछ भी लिख सकता है, वायु संवेग भी लिख सकता है। इसके आधार पर भी व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया। एक था आपका अल्प प्राण, दूसरा था महाप्राण। प्राण से यहाँ मतलब है वायु से, क्योंकि वायु भी एक प्रकार का प्राण है, वायु सांस न ले तो हम मर ही जाएंगे। तो प्राण किससे है, वायु से है। महाप्राण और अल्प प्राण। तो महाप्राण का मतलब क्या है, जिसमें ज्यादा हवा हम अंदर लें और ज्यादा हवा निकालें तो महाप्राण। और जिसमें थोड़ा सा हवा अंदर लें और थोड़ा सा ही हवा बाहर निकालें, अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। थोड़ी हवा बाहर निकले और थोड़ी हवा अंदर रही ले तो उसे अल्प प्राण, ज्यादा हवा बाहर निकले ज्यादा हवा अंदर ले तो उसे कहते हैं महाप्राण। तो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसमें तो परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, जान चुके हैं। अल्प प्राण में आपके आते हैं कौन कौन, ध्यान रखिएगा। थोड़ी हवा अंदर ले और थोड़ी सी ही हवा बाहर निकाले तो यह क्या होगा, अल्प प्राण। ज्यादा हवा अंदर ले ज्यादा हवा बाहर निकाले तो महाप्राण। अल्प प्राण में आपके आते हैं 1 3 5, 1 3 5 वर्ड आते हैं। तो 1 3 5, आपको 1 3 5 का मतलब बताइए। 1 3 5 का मतलब क, यानी पहले वर्ग जो ऊर्ध्वाधर वर्ग होते हैं उसको क, फिर 3 का मतलब ग, और 5 का मतलब अंगा। उसी तरह च, फिर ज, फिर इया, उसी तरह ट ड और फिर त द न, फिर इसी तरह प ब म। यह है आपकी 5, 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 याद रखिए, 1 3 5, 1 3 5, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। 1 3 5 आपके होते हैं अल्प प्राण, 1 3 5। और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन, और कौन होते हैं इसके साथ, अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके अल्प प्राण। अंतस्थ व्यंजन में आपके जानते हैं कौन है, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, कभी भी व्यंजन पूरा नहीं होगा, उसको हलंत लगाकर ही दिया होगा ऑप्शन में। अगर पूरा दिया होगा ऑप्शन में तो वह गलत है, क्योंकि व्यंजन कभी पूर्ण होता ही नहीं है, वह अधूरा ही है, तो स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसलिए कभी भी ऑप्शन में देखिएगा हलंत वाले को सही मारिए। हलंत नहीं दिया है तो आप जो इच्छा करें, जो दिया होगा उसी को लगा सकते हैं ऑप्शन में। हलंत दिया होगा तो पहले हलंत वाले को हटा दीजिएगा।
अंतरिक्ष में य र ल व है, य र ल व है, ये 4 है। तो कुल मिलाकर देखिए 15 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो टोटल कुल संख्या इनकी कितनी हो गई? 19। कितनी हो गई? 19। अल्प प्राण की टोटल संख्या कितनी हो गई? 19। अल्प प्राण में कौन है? 1 3 5। अब इसको पढ़ के देखिए, क ग अंग य र ल व। बहुत कम हवा जा रही है, लेकिन जरा सा ख घ, देखिए बहुत ज्यादा हवा जा रही है, अंदर जा रही है ना। ख घ, लेकिन क ग अंगा, ख और घ की अपेक्षा कम है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? इन तीनों को 1 3 5 को अल्प प्राण, जबकि ख और घ यानी 2 और 4, 2 और 4 को हम क्या कहते हैं? महाप्राण। यानी ख और घ, इसी प्रकार आपका छ और झ, फिर आपका इसी प्रकार हो जाएगा ठ और ढ, फिर इसी प्रकार आपका हो जाएगा थ और ध, इसी प्रकार आपका हो जाएगा फ और भ, ये हो जाएंगे। साथ ही साथ इसका ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके, वह क्या होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। स स और ह, यह सब आपके क्या है? महाप्राण है। ऊष्म व्यंजन तीनों स और ह, यह महाप्राण पढ़ेंगे। देखिए इसमें ज्यादा हवा, और ज्यादा हवा बाहर निकली, ग्रहण भी उतना ही करेंगे। ख घ स श श ह, पढ़ रहे हैं ना? क्यों? क ग अंगा की अपेक्षा इसमें ज्यादा है, इसलिए इसे महाप्राण कहा गया। इसमें कम है, इसलिए इसे अल्प प्राण। तो अल्प प्राण 1 3 5, 1 3 5 अंदर जा, 1 3 5 अंदर जा, 1 3 5 अंदर जा, अल्प प्राण। 2 4 बाहर जा, 2 4 बाहर जा, 2 4 गर्मी दा, 2 4 गर्मी दा, ऊष्म व्यंजन यानी कौन सा है? महाप्राण। 2 4 गर्मी दा, तो महाप्राण। 1 3 5 अंदर जा, कौन सा? अल्पप्राण, याद रहेगा। 1 3 5 अंदर, अंदर मतलब अंतर। 2 4 गर्मी दा मतलब ऊष्म व्यंजन, याद रहेगा। महाप्राण, तो महाप्राण में कितने हो गए आपके? 2 2 4 2 6 2 8 10 और 10 4 14। महाप्राण में आपके कुल 14 वर्ड है। कुल कितने वर्ड है? 14 वर्ड है। तो महाप्राण याद हो गया और अल्प प्राण याद हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक। देखिए अब अगला है आपका स्वर तंत्री कंपन या कंपन या घोषत्व या तारत्व के आधार। बात एक ही है, सब तारत्व के आधार पर हो, कंपन के आधार पर हो, कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री कंपन के आधार पर हो या घोषत्व के आधार पर हो, सब बात एक ही। इसके आधार पर भी व्यंजन को 2 भागों में, सघोष और अघोष व्यंजन क्या कह सकते हैं? वर्णमाला को भी 2 भागों में बांटा गया था। सब वर्णमाला की ही बात है, अभी सब एक साथ कर देंगे। अघोष, तो स्वर सघोष और अघोष क्या होता है? जब हम वर्ण को पढ़ते हैं तो हमारे गले में कंपन होता है, उस कंपन के आधार पर यह कार्य किया गया, बांटा गया। तो जैसे वर्ण को पढ़ेंगे ना, तो किसी में गले में ज्यादा कंपन होगा और किसी में बहुत कम होगा, अर्थात नगड़ के बराबर होगा। तो यही कहा गया, जिस वर्ण को पढ़ने में गले में कंपन होता है उसे कहा गया सघोष, और जिस वर्ण को पढ़ने में गले में कंपन नहीं होता है उसे कहा गया अघोष। याद रहेगा, जिसमें कंपन वह सघोष, जिसमें कंपन नहीं वो क्या है? अघोष। घोष मतलब कंपन। तो देखिए 3 4 5 वर्ग का 3 4 5, 3 4 5 वर्ग वर्ण क्या है आपके? सघोष। जरा इसको पढ़ के देखिए, ग, हाथ लगा लीजिए गले के पास, पता चलेगा। ग घ अंग, दिख रहा है? लेकिन अब क और ख को पढ़िएगा, क ख। आपको कंपन बहुत नगड़ के समान होगा, नगड़ के समान होगा, इसलिए 1 और 2 को कहा गया अघोष। अब 3 4 5 का मतलब आप समझ ही रहे हैं। ग घ अंग, ध्यान से पढ़ेंगे तब, और हाथ हाथ लगा लेंगे तो पता चल जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। परीक्षा में प्रैक्टिस करके बोल कर, घर पे कमरा में बंद के बैठे हैं ना, तो बोलिए आराम से
हमारे साथ साथ बोलिए ग घ अंग। फिर बोलिए इसी के बाद ज झ इया, द ड ढ अड़, द ध न, ब भ म। देखिए ये 15 दिख रहे हैं आपको ना। इसी के साथ है य र ल व तथा एक हल वाला ह भी है। समझ में आया? तो यह आप पढ़ेंगे तो हाथ लगाए थे ना, पता चल गया होगा इसमें कंपन ज्यादा है। इसी तरह आपका है, आपका ज है, झ है, इया है। इसी प्रकार आपका ड है, ढ है, अड़ा है, द है, ध है, न है। आपका ब है, भ है, म। साथ ही साथ य र ल व तथा ह भी है। समझ में आ गया? तो अंतस्थ व्यंजन तथा ह, यही ह को हाईलाइट करिएगा। ह एक ऐसा वर्ड है जो उसमें व्यंजन होते हुए भी, क्योंकि सभी उसमें व्यंजन अघोष है, लेकिन यह उसमें व्यंजन होते हुए भी सघोष है। इसको हाईलाइट करिएगा। बाकी 3 4 5 याद रखिएगा। 3 4 5 में कंपन होता है, 1 2 में कंपन नहीं होता है, इसलिए वह अघोष कहलाए। 3 4 5 में कंपन होता है, इसलिए वह सघोष कहलाए। अंतस्थ में अंदर अंदर कंपन करते हैं, इसलिए वह सघोष कहलाए। हल जब बैल के पीछे चलता है तो वह कंपन करता है, कितना भी पकड़ा रहता है पीछे किसान तो वो हिलता है, इसलिए वह ह भी क्या है, आपका सघोष है। याद हो जाएगा। अघोष में वही है 1 और 2 हो जाएगा। सभी स्वर जितने होते हैं, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अभी याद रखिएगा, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। एक भी ऐसा स्वर नहीं है जो अघोष होता है। सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। यही पूछता वहां पर तारत्व के आधार पर या स्वर तंत्रिक कंपन के आधार पर स्वरों के प्रकार, ठीक ना। तो सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, स्वर तंत्रिक कंपन ही होते हैं। वही वहां अलग से बताना होता, कोई मतलब नहीं करता। यहीं पर खत्म हो जाए। 1 और 2 अघोष। 1 और 2 की बात करेंगे तो आप कहेंगे क ख, इसको गले पे लगाइए, क ख। उतना कंपन कर रहा है जितना ग और घ अंगा में किया है, उससे कम है, नगड़ के बराबर है, इसलिए इसे क्या कहे, अघोष। पढ़ के देख लेंगे ना एकदम से। तो क ख, इसी तरह च छ, इसी तरह आपका ट ठ, फिर इसी तरह आपका त थ, फिर इसी तरह प फ। ये आपके हो जाएंगे क्या, साथ ही साथ तीनों स और स, ये तीनों स आपके क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। और कोई भी स्वर अघोष नहीं होता है। अघोष भी आ गया था। अघोष सघोष में देखेंगे आप तो कितना है, 20 टोटल है। अघोष में देखेंगे आप तो कितना है, 13 टोटल है। यह टोटल 13 है, इसमें 20 है तथा इसका साथ साथ स्वर 11 है, तो 20 और 11 31 टोटल है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, जो विशेष हमने एक साथ छोड़ा था उसको, जो प्रकार उकार है सब एक साथ खत्म हो जाएगा। देखिएगा, यह उच्चारण स्थान के आधार पर ही है, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक ना। उच्चारण स्थान के आधार पर जो आपका कुछ व्यंजन छूटे रहे होंगे या जो कुछ स्वर छूटे रहे होंगे, पूछ देगा उच्चारण स्थान के आधार पर यह है क्या, किस आधार पर है। तो आप इसको याद रखिए, उच्चारण मतलब बोलते कैसे हैं, हम बोल रहे हैं तो कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वही चीज हमने एक साथ, इसलिए बोला था सबको एक साथ लिखा देंगे। कंठ आपको बताए थे, कंठ में कौन था, क वर्ग था। कंठ में कौन था, क वर्ग था। तो पूरा क वर्ग यानी क से लेकर अंगा हम किससे बोलेंगे, कंठ से। बोले थे आवाज कंठ से निकलनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ स्वर भी बोले जाते हैं कंठ से। कौन है, अ और आ भी बोले जाते हैं। अ और आ भी बोले जाते हैं किससे, कंठ से। आ, देखिए आ। साथ ही साथ ह भी, ह आ ह, तथा विसर्ग भी अह, विसर्ग भी अह।
भी बोले जाते हैं। यानी अह जो है वह भी किससे, कर्ण से। तो इसी को ज्यादा हाईलाइट करिएगा, परीक्षा में यही पूछता है। तो अहा 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 क्या बोले जाते हैं, कर्ण से। अहा कहते अहा किससे, कर्ण से। आगे तालु या ताला भी च वर्ग, क्या है, च वर्ग। इसमें च वर्ग, च से लेकर इया तक तालु जो ऊपर सटता है, इसमें ईस यज्ञ, ईस यज्ञ देखिए, ईस मतलब दोनों ई और बड़ा वाला स, तो ईस में बड़ा सा लिखते हैं ना, तो बड़ा वाला स और यज्ञ, तो ईस यज्ञ, ईस यज्ञ एक साथ याद रखिएगा, ईस यज्ञ। इस यज्ञ किससे, तालु से। इस यज्ञ किससे, तालु से। च वर्ग किससे, तालु से। आगे है ट वर्ग। ट वर्ग पूरा बोला जाएगा मूर्धा से या मूर्धन से, जीव मुड़ जाती है, मुर्दा या मूर्धन से जीव मुड़ जाती है। तो पहले बता चुके ट वर्ग, उसके साथ क्या, री रस, री रस, री 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 मुर्दा, री रस, री के साथ रस मिला दीजिए मुर्दा। ट तो मुर्दा यह है, तो री के साथ रस भी क्या है, मुर्दा, तो री रस। रस कौन, मूर्धन्य स वाला, रस कौन, मूर्धन्य स वाला होता है, स वाला। आगे है दंत है, दंत में क्या है, त वर्ग, क्या है, त वर्ग, त से लेकर न तक उसको पढ़े ही है। फिर आगे री लस, री लस, लस मतलब समोसा वाला लस, समोसा वाला स न जी। री लस किससे बोले जाते हैं, दंत से, क्योंकि दांत आपका दोनों दांतों के, जीव आपका दोनों दांतों के बीच में आ रहा होगा। ओष्ठ में जो दोनों चिपक जाते हैं, तो प वर्ग तो बोले जाता ही है, पढ़े हैं। उसके साथ उ ऊ, कौन है, ऊ लगभग चिपक जाते हैं, इसलिए किसे कहते हैं, ओष्ठ से। किसे कहते हैं, ओष्ठ से। कौन है, ऊ प है ना। आगे है दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ की सहायता से, न तो पूरा दांत की तरह बोले जाए, न तो पूरा ओष्ठ की तरह बोले जाए, इसलिए उसमें क्या हो गया, दंत दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ मिलकर दंतोष्ठ हो गया। तो वह किससे, दंत ओष्ठ, वह क्या बोला जा रहा है पूरा, नहीं, प वर्ग के नाते तो लिख दिया गया ओष्ठ, लेकिन नहीं, वह बोला जा रहा है ना। और जो नुक्ता वाला फ, नुक्ता वाला फ फ फ फ फ फ ऐसे पढ़े, फ झटकार से न, जनकार से, इसलिए फ, वो फ वो फ वो फ वो फ किससे, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ, और बाकी कोई क्रिया नहीं होगी, कंठ धन ओष्ठ, कंठोष्ठ। तो कौन है, ओ, बाकी देखिए गले के अंदर बाकी कोई क्रिया नहीं कर रही है, कंठ और ओठ क्रिया कर रहा है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहा गया। तालु मुर्दा मतलब ऊपर वाला तालु, अजीब का मुड़ना होगा केवल। तो कौन है, ए से एड़ी वाला, ये देखिए जीव हल्की मुड़ रही, पूरी नहीं। अय और तालु में सटने का प्रयास करे, लेकिन सट नहीं पा रही, बीचों में रह जा रही है, इसलिए इसे कहा गया तालु और मुर्दा मिलाकर तालु मुर्दा। ए अय और छतरी वाला छ, ए अय छ, ए अय छ, ए अय छ, कौन हो गया आपका, तालु और मुर्दा से हो गया। दंत मुर्दा की बात करेंगे तो श्र, श्रीमती और श्री वाला स, श्रीमती और श्री वाला श्र, श्र श्र, दंत और मूर्धा से बोला जाता है। एक है दंत तालव्य, यह भी कभी कभी दे देता है ज, कौन है, ज, नुक्ता वाला ज, दंत और तालब से, ज दंत और तालब से बोला जाता है नुक्ता वाला ज। तो इसको याद रखिएगा। कंठ से कौन, अहा, कंठ से कौन, अहा। तालुस कौन, ईसयक, तालुस कौन, ईसयक, तालुस कौन, ईसयक। मूर्धास कौन, रीस रस, मूर्धास कौन, रीस रस, मूर्धास कौन, रीस रस। जबकि दंत से कौन, लीलस, दंत से कौन, लीलस, दंत से लीलस। ओठ से ओठ से उ। जबकि आप पढ़ेंगे दंतोष से वफ, दंतोष से वफ, दंतोष से वफ। कंठोष से ओ, कंठोष से ओ। तालु से ए छ, ए छ। दंत मुर्दा से श्र, दंत मुर्दा से स, दंत तालब से ज, दंत तालब से ज। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, पूछे जाए स्वर में चाहे व्यंजन में, उच्चारण स्थान के आधार पर पूछे, किस आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। यह स्वर भी हो गया, व्यंजन भी हो गया, एक साथ ऐसे पढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक, ले लिए, ओके।
इसको भी जरा सा देख लीजिएगा, जो कुछ बचा हुआ आपको एक साथ सब बता दे रहे हैं। नासिका, नासिक या अनुनासिक। एक होता है निरुनासिक, अभी उसको बता देते हैं। एक होता अनुस्वार, भी उसको बता देते हैं। नासिका, नासिक तथा अनुनासिक है। नासिका, नासिक और अनुनासिक देखिएगा, जो पंचमा अक्षर भी निकलते हैं, क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। पंचमा अक्षर भी कहते हैं, इसको याद, पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं, ये दिखा रहा है, पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचमाक्षर, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। यानी 5 अक्षर जो होते हैं लास्ट वाला, उसी को पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर भी कहते हैं। अंगा, इया और न। क्या होता है इसमें? इसमें से नाक से हवा ज्यादा निकलती है। नाक से हवा क्या होती है? ज्यादा निकलती है, ठीक है। जैसे अंगा, इया, अण, न, म, है ना। अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं? अनुनासिक, अर्थात नाक से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? नाक से। जिन व्यंजनों में उच्चारण हवा नाक से निकलती है, अर्थात नाक से बोले जाते हैं, या ग्रहण करने, सांस की ग्रहण करने की बात आएगी तो जिन वर्णों में सांस मुख से ग्रहण करते हैं, ध्वनि नाक से निकलती है, उसे कहते हैं अनुनासिक, सॉरी अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंग, इय, अण, न, म, नाक से ज्यादा निकल रही है। हम सांस को ग्रहण कर रहे हैं मुख से, हवा निकलने की बात आएगी तो नाक से ज्यादा हवा, मुख से कम हवा निकलने की बात है। ग्रहण करने मुख से ज्यादा हवा, नाक से कम हवा ग्रहण करते हैं, तो उसे कहते हैं अनुनासिक। तो नासिक कितने हो गए? 5। या नासिक कितने हो गए? 5। या पंचमाक्षर कितने हो गए? 5, याद रहेगा। आगे अर्धस्वर। अर्धस्वर मतलब आधा स्वर होते हैं। जैसे देखते हैं कभी गई, 2 परिगत लिखते हैं, एक लिखते हैं गई तो बड़ी, एक लिखते हैं गई, तो यह किसका काम कर रहा है? स्वर का ना। तो इसी तरह होता है, स्वर का जब काम करता आधा अधूरा, आधा स्वर का काम करता है, उसे कहते हैं अर्धस्वर। अर्ध मतलब आधा, स्वर मतलब स्वर का काम, आधा स्वर। तो आप जैसे पढ़े होंगे माहेश्वरी सूत्र, संस्कृत में पढ़े होंगे कभी, तो माहेश्वरी सूत्र के ठीक, यानी स्वर के ठीक नीचे है, इसलिए इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। हिंदी में अधिकतर देता है य और व, य और व देता अर्धस्वर में, य और व, लेकिन लिख लीजिएगा पूरा य रल व चारों है, य रल व चारों लिख लीजिएगा। लेकिन ये हिंदी में अधिकतर करके देता है य और व को ही माना जाता है अर्धस्वर, लेकिन संस्कृत में चारों होता है, य रल व। तो यहाँ हिंदी से मतलब है तो य और व अर्धस्वर है। अब आगे वत्स वर्ण। वत्स वर्ण क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण थोड़ा मसूड़े से ऊपर, मसूड़ों से ऊपर, जिनका उच्चारण क्या होता है? थोड़ा ऊपर मसूड़ों से स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, मसूड़ों से थोड़ा ऊपर स्पर्श करते हैं, उनको क्या कहते हैं? वर्ष व्यंजन कहते हैं। मसूड़े से थोड़ा सा ऊपर स्पर्श करते हैं, उन्हें वर्ष व्यंजन कहते हैं। जैसे च, ल, र, श, मसूड़ों को थोड़ा सा ऊपर स्पर्श कर। देखिए जैसे मसूड़ा च बोल रहे हैं तो आराम से च, मसूड़ों के पास छ, छ तो आराम से, लेकिन ज तो थोड़ा सा ऊपर स्पर्श करते हैं, इसलिए वर्ष मतलब ज्यादा स्पर्श करते हैं। तो वर्ष ज, ल, र, स तथा न भी, न पढ़िए, न देखिए ऊपर स्पर्श कर रहा है, तो न मसूड़ों से जब ऊपर स्पर्श करते हैं तो ज, ल, र, स, न, ज, ल, र, स, न, जल रस न, या नल जल रस, नल जल रस, नल जल रस, नल जरस, नल जरस, या जल रस न, जल रस न, जल रस न। वत्स वर्ण बहुत पूछता है, वत्स वर्ण याद रखेंगे। स्पर्श संघर्ष। स्पर्श संघर्ष क्या होते हैं? जो स्पर्श व्यंजन तो होते हैं लेकिन संघर्ष करके बोले जाते हैं, मेहनत लगती है बहुत, उसे कहते हैं स्पर्श संघर्ष। पढ़िए च, स्पर्श तो कर रहा है ज्यादा, संघर्ष भी, च, छ, ज, झ, मेहनत लग रही है ना, जब मेहनत लग रही है इसलिए इसे स्पर्श संघर्ष, संघर्ष करके बोले जाते हैं। अब केवल जो संघर्ष करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, संघर्ष, जैसे स यानी तीनों स केवल संघर्ष कर रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इसलिए केवल इनको संघर्षी कहा गया। स्पर्श रहित मतलब कहीं भी स्पर्श न करें। काकल मतलब कोयल जैसी वाणी हो, कोयल जैसे मीठा हो, कभी बुरा किसी को
न लगे। स्वर तंत्रमुखी मतलब कंपन करता हो, कंपन वर्ड हो, गले में कंपन करता हो, यह कौन सा है? तो ह, एकमात्र वर्ड, बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। स्पर्श रहित काकल्य बहिष्ठ यंत्री सघोष कौन है? ह। कौन है? ह, एकमात्र वर्ड है ह। इसको बोलेंगे, कोई कह दिया का गलल बजा रे, हाँ ना गलला, हाँ कुछ भी कहेंगे ह, उसको बुरा नहीं लगेगा, इसलिए बहुत काकल्य है। आगे है प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित या लुंठित है, इसमें क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना तो वायु जीभ से टकरा कर लुढ़कने लगती है, जीभ से टकरा कर लुढ़कने लगती है। जब बोलते हैं तो वायु जीभ से टकरा कर क्या करती है? लुढ़कने लगती है, इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपित कहा गया। रो रो रो, देखिए वायु टकराने के बाद लुढ़क रही है, रो रो रो, वायु लुढ़क रही है, रो रो लुढ़क रही है, इसलिए इसे लुंठित कहा गया या प्रकंपित किया। पार्श्विक व्यंजन, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो ये जीभ से वायु टकरा कर स्पर्श करने थी, टकरा कर जाती है, निकलती, स्पर्श करके निकलती, इसलिए इसे पार्श्विक कहा गया। ल, पार्श्विक, ल ल ल, जीभ से टकरा कर वायु जा रही है, इसलिए इसे कहा गया पार्श्विक व्यंजन, यानी ल। याद रहेगा कि नासिका में पंचमा अक्षर यानी 5 है, जो लास्ट वाला अक्षर अंतिम अक्षर है। अर्ध स्वर में य और व हिंदी में होते हैं, बुझ तरह गिनेंगे तो 4 य रल व। वत्स वर्ड में जल रस न, जल रस न। स्पर्श संघर्षी में च वर्ग पूरा मान लीजिएगा, संघर्षी में तीनों स मान लीजिएगा, संजम वाला स, षटकोण वाला स, समोसा वाला स। प्रकंपित में र और पार्श्विक में ल, इतना याद रखिएगा। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो चलिए देख लीजिए। जो स्वर में बातें कर रहे थे, तैयार है ना, सो नहीं रहे हैं, देखिएगा। जो स्वर में बातें कर रहे थे, जो हम छोड़े थे, आपको बताया थे स्वर में लास्ट में एक साथ सब पढ़ा देंगे, वही चीजें हैं। देखिए जीवा के आधार पर कभी कभी पूछ देता है, जीवा के आधार पर पूछेगा तो अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। कभी क्या करता है कि विवर मुख यानी खुले हुए मुख के आधार पर पूछ देता है तो समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत, अर्ध विपरीत हो जाएगा। कभी ओष्ठ के आधार पर पूछ देता है तो वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी को वर्तुल कहते हैं, अवृत्तमुखी को प्रसिद्ध, सहज या अवर्तुल भी कहते हैं। एक होता है अर्धवर्तुल, एक होता है अर्धवर्तुल, ये ध्यान रखिएगा। कभी जीवा के आधार पर, कभी जीवा पेशियों के आधार पर भी पूछ देता है, कभी जीवा पेशियों के आधार पर भी बता देते हैं। एक जीवा के आधार पर, एक मुख द्वार के आधार, मुख खुले हुए आधार के पूछ देता है। तो जीवा के आधार पर अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, मतलब जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाला अग्र स्वर, जीभ के पिछले भाग से बोले जा रहा है तो पश्च स्वर, अगर जीभ के मध्य से बोला जा रहा है तो मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है, केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। तो अग्र स्वर की बात करेंगे तो ई ए ऐ, ई ए ऐ। देखिए आगे जीभ के अगले हिस्से से ई ए ऐ, इसमें जीभ की अगला भाग केवल क्रिया करेगा, पिछला भाग कोई क्रिया नहीं करेगा, मध्य का कोई भाग क्रिया नहीं करेगा। पढ़ेगा देखिए ई ए ऐ, जीभ का अगला भाग ही हिल डुल रहा है। उसे पश्च में पिछला भाग हिलेगा, अगला भाग जीभ का नहीं हिलेगा। देखिए आ, ऊ, ओ, औ, आ, ये देखिए पिछला भाग, कौन सा? पिछला भाग जीभ की क्रिया कर रहा है, अगला नहीं, इसलिए इसे पश्च स्वर कहा गया। मध्य केवल बीच में काम करेगा, जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा हिल रहा है, और इसलिए मध्य स्वर या इसी को केंद्रीय स्वर भी कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय स्वर भी पूछता है। अब बात करेंगे मुख खुले हुए के आधार पर तो समृद्ध, क्या है? समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है जब हम पढ़ते हैं किसी स्वर को, उसमें क्या होता है कि हमारे तालु से जो होता है वो उठ जाता है, थोड़ा सा तालु से जो भी था उठ जाता है, जैसे ई ऊ, समृद्ध, समृद्ध, ई ऊ, मतलब बहुत पतली सी आवाज दिखती, ज्यादा खुलता नहीं। जबकि अर्ध समृद्ध में थोड़ा सा और ज्यादा खुलेगा, और जो तालु से होगा वो कम थोड़ा सा सटेगा। ए ऊ, देखिए और ज्यादा खुला है, समृद्ध ज्यादा खुला है, ठीक है। अब विपरीत की बात करें, सबसे ज्यादा खुलेगा, जिससे मुख खुला हो, आ, मुख खुला है ना,
ऐ ओ। इसमें अधिकतर आ पूछता है, ऐ ओ, आ ऐ ओ, मुंह खुला पूरा। जब अर्ध विपरीत में विपरीत से कम खुलेगा, अ ए उ, अ ए उ, कम खुल रहा है ना। आगे अब अगर बात करेगा वही ओष्ठ के आधार पर, तो ओष्ठ के आधार पर देखिएगा वृत्तमुखी या उसी को वर्तुल कहते हैं। ओष्ठ के आधार पर लिख लीजिएगा, कापी और पेन होनी चाहिए। तो ओष्ठ के आधार वर्तुल या वृत्तमुखी कहते हैं, मतलब जिसमें ओठ क्या हो जाए, हमारा गोल हो जाए, अंडा के आकार जैसा, वह होता है वर्तुल। ऊ हो रहा है ओठ, ऊ देखिए हमारा ओठ देखिएगा, ऊ बन रहा है ना, ओ ओ बन रहा है गोल जैसा, इसलिए वर्तुल। अगर अर्धवृत्तमुखी मतलब गोल न बने, गोल न बने तो उसे अर्धवृत्त मुखी कहते हैं, अर्धवृत्त मुखी कहते हैं, याद रहेगा, अर्धवृत्त मुखी कहते हैं, या उसी को अवर्तुल कहते हैं, या उसी को प्रसिद्ध कहते हैं, या उसी को सहज कहते हैं, या आसानी से बोला जा सकता है। इसमें आ भी रख देता है, आ ई ए ऐ, ठीक ना, ज्यादा गोल नहीं बन रहा है। आगे जबकि अर्धवर्तुल में बहुत कम गोल बने, जैसे अ आ है ना, आधा गोल बने, इसलिए अर्धवर्तुल भी कहा जाता है। ये पूरा याद रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीवा के आधार पर अग्रस्वर, पश्चर और मध्य स्वर। पश्चर में ई ए, पश्चर में आ उ औ, मध्य स्वर में अ। उसी तरह खुला हुए मुख के आधार पर समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत है। वर्तुल, अवर्तुल, अर्धवर्तुल है, याद हो जाएगा। देखिए ये लास्ट पॉइंट बची वर्णमाला में, आपका वर्ण विचार में अंतिम पॉइंट है, ये याद रख लेंगे, इतना ही बहुत ज्यादा है। देखिए एक छूट गया था, जीवा पेशी के आधार पर ही स्वर में, जीवा पेशी के आधार पर तो दो होते हैं, एक शिथिल एक कठोर। जीवा पेशी मतलब जो जीव की पेशियां हैं वो कैसे कार्य करें, शिथिल है या कठोर है। तो शिथिल हो जाती है कब, जब अ ई उ बहुत मुलायम होती है, अ ई उ, ज्यादा कठोर नहीं, मुलायम होती है। इसको हाथ रख के देखिए, अ ए उ, आराम से तो मुलायम होगी, ज्यादा कठोर नहीं होगी। जैसे आप कोई हाथ पकड़ता है तो आपका ढीला ढीला होता है, तो ये शिथिल हो गया। क्या हो गया, शिथिल। लेकिन क्या हुआ, आप पकड़िए, आप कठोर टाइट कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, कठोर। वैसे जीभ भी है, कुछ वर्ड पढ़ने में बहुत शिथिल होती है, कुछ वर्ड पढ़ने में बहुत टाइट हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो आप कठोर में आ देखिए रुक जाएगी, आ ए ई उ कठोर हो जाती है, इसमें आ ई उ कठोर हो जाती है, जबकि अ ई उ में शिथिल हो जाती है। इसलिए शिथिल और कठोर दो बात आ गया। अब देखिए अयोगवाह जो होते हैं, अयोगवाह या देखिएगा ध्यान से, अयोगवाह अंग और अ, जिसे न तो स्वर न ही व्यंजन, न तो वह स्वर होते हैं न तो ही व्यंजन होते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। मतलब ये किसी योग्य वाक्य नहीं है, ये अयोगवाह इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्वर न होते हुए भी यह व्यंजन के बाद आते हैं, व्यंजन के बाद आते हैं, ठीक ना। जब व्यंजन के बाद आते हैं तो इसलिए इसे अयोगवाह कहा गया। क्या कहा गया, अयोगवाह कहा गया। इसे नपुंसक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नपुंसक भी कहते हैं। आप जानते हैं कि जो न स्त्री हो न पुरुष हो, तो बीच में हो, या उभयलिंग या नपुंसक, उभयलिंग या से नपुंसक भी कहते हैं, उभयलिंग या नपुंसक भी कहते हैं। इसमें है अनुस्वार, अनुस्वार है अंग, और विसर्ग है अह, विसर्ग है अह, न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं। अब देखिएगा तीन शब्द लिखा होगा, एक शब्द है अनुनासिक और एक शब्द है निरुनासिक या लिखा या मौखिक, और एक यहाँ पर लिखा है अनुस्वार। इन तीनों शब्दों का मतलब समझ लीजिएगा क्या है, ध्यान देखिएगा। अनुनासिक लगता है चंद्र बिंदी, क्या लगता है, चंद्र बिंदी होता है। यह अनुनासिक और अनुस्वार में ज्यादा फर्क नहीं, बहुत थोड़ा सा अंतर है। अनुनासिक में क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं किसी वर्ड को तो हमारा वर्ड जितना मुख से आवाज निकलती है उतना ही नाक से भी निकलती है, लगभग समान तुलना में। अर्थात जितना मुख से हवा निकलती है उतना ही नाक से भी हवा निकलती है, जितना मुख से हम ग्रहण करते हैं उतना ही नाक से भी ग्रहण करते हैं। लेकिन अनुस्वार में क्या होता है कि हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो नाक से ज्यादा ध्वनि निकलती है, मुख से कम,
नाक से ज्यादा ध्वनि निकलती है मुख से कम। तो जब नाक से ज्यादा ध्वनि निकलेगी तो हवा कम निकलेगी। तो नाक से हवा कम, मुख से ज्यादा निकलती है। यह अनुस्वार में होता है। अनुस्वार में केवल बिंदी ऊपर लगती है, जैसे गंगा, जंगम, नहीं है, बिंदी लगती है, इसलिए होता है। अगर चंदा, चंदा में देखिए आसान, चंदा, चंदा नहीं कहेंगे, चंदा। लेकिन गंगा, तो देखिए क्या नाक से ज्यादा निकलेगी तो अनुस्वार बिंदी लगती है। अगर दोनों समान रूप में अनुनासिक होगा, चंद्र बिंदी लगी। निर्नासिक मतलब पूरी की पूरी आवाज मुख से निकले, नाक से नहीं। पूरी की पूरी आवाज से मुख से निकले, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, निर्नासिक है। मतलब इसमें क्या है, कोई भी आवाज नाक से नहीं निकलती। क्लियर हो गया होगा। नाक और मुख से समान आवाज निकले तो अनुनासिक, अनुनासिक में चंद्र बिंदी लगती है। अनुस्वार में केवल बिंदी लगती है, जिसमें नाक से ज्यादा ध्वनि निकलती है, मुख से कम। जब नाक से ज्यादा ध्वनि तो नाक से वायु कम, मुख से ज्यादा वायु निकलेगी। याद हो गया होगा। इन तीनों शब्दों में यह अंतर है। यह पूरी वर्णमाला की बात थी। वर्णमाला में आपका कुछ भी छूटा नहीं है। उम्मीद है कि आपको यह पूरा पसंद आएगा और पूरा अच्छा लगेगा। किसी भी एग्जाम में वो छूटेगा नहीं, वर्णमाला से कुछ भी बचा नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत। आप सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा भाई। आप भी एक गरीब के भला करिएगा, जैसे सबका भले करते हैं वैसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, अधूरा नहीं, उसको भगाइएगा मत। आपका सपोर्ट चाहिए, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपका, तो हम आगे बढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।